तो हम सभी ना अपने स्मार्टफोन को लेकर कितने ज्यादा सचेत रहते हैं। मतलब जैसे ही स्क्रीन पर वो सॉफ्टवेयर अपडेट का नोटिफिकेशन आता है तुरंत डाउनलोड पर लगा देते हैं। बिल्कुल, हम उसे तुरंत डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। क्योंकि देखिए, हमें ये बहुत अच्छी तरह पता होता है कि अगर फोन को बिना हैंग हुए मतलब बेहतरीन तरीके से चलाना है तो पुरानी ऑपरेटिंग सिस्टम से तो काम चलेगा नहीं। एकदम सही बात है। उसे समय समय पर नए सिक्योरिटी पैच, कुछ बग फिक्सेस और नए फीचर्स की सख्त जरूरत होती है। अब जरा इसी नजरिए से ना एक बहुत बड़े और जटिल सिस्टम के बारे में सोचिए। क्या किसी देश के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी उसके संविधान को भी समय के साथ ऐसे ही अपडेट की जरूरत नहीं होती? देखिए, ये एक बहुत ही सटीक और मतलब काफी गहरा सोचने वाला नजरिया है, क्योंकि एक मशीन या डिवाइस की तरह ही एक देश की जो व्यवस्था है ना, वो भी समय के साथ पुरानी पड़ सकती है। और आज के हमारे इस डीप डाइव में जो चर्चा है, वो इसी सिस्टम अपडेट के इर्द गिर्द घूमने वाली है। हम जिस दस्तावेज का आज विश्लेषण कर रहे हैं, वो असल में एक बहुत ही सीधा और बुनियादी सवाल पूछता है। अच्छा। हाँ, सवाल यह है कि क्या भारत को सिर्फ अपने संविधान का महिमा मंडन करते रहना चाहिए या फिर हमें एक संपूर्ण संवैधानिक पुनर्जागरण की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। संवैधानिक पुनर्जागरण मतलब एक पूरा सिस्टम रीबूट। बिल्कुल, ये दस्तावेज ये मानता है कि हमारा संविधान निस्संदेह दुनिया के सबसे महान और दूरदर्शी दस्तावेजों में से एक है। मतलब इसने स्वतंत्रता, समानता और न्याय का एक बहुत ही खूबसूरत सपना दिखाया था हमें। हाँ, एक ऐसा सपना जिसने एक नए और स्वतंत्र राष्ट्र की नींव रखी। लेकिन मतलब अगर हम कागज पर लिखे उन आदर्शों की तुलना आज की जमीनी हकीकत से करते हैं तो एक बहुत बड़ी खाई नजर आती है। हाँ, वो तो है। रोजमर्रा के जीवन में न्याय या समानता का वो जो सपना था, वो हर नागरिक के लिए सच तो नहीं हुआ है। और मुझे इस दस्तावेज की सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि बताइए। कि ये इस विफलता के लिए संविधान की मूल भावना को दोष नहीं देता, बल्कि ये कहता है कि गलती उस संरचना में है, उस सिस्टम के क्रियान्वयन में है, जिसे समय और समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से कभी रीबूट किया ही नहीं गया। और बताइए, यही वो बिंदु है जहां से एक असली वैचारिक बदलाव की शुरुआत होती है। क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि यार, अगर कोई व्यवस्था काम नहीं कर रही है तो बस सरकार बदल दो। हाँ, हम हमेशा यही सोचते हैं, 5 साल में चेहरा बदल दो। बिल्कुल, लेकिन सरकारें तो हर 5 साल में आती जाती रहती है ना, फिर भी हमारा बुनियादी ढांचा तो वैसा का वैसा ही रहता है। इसलिए यहाँ चर्चा सिर्फ चेहरे बदलने की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है एक स्ट्रक्चरल ओवरहॉल की, यानी एक गहरे ढांचागत सुधार के। इस विश्लेषण में कुछ ऐसे सुधारों का खाका खींचा गया है जो संविधान को ना सिर्फ एक म्यूजियम में रखी वस्तु या पूजनीय किताब तक सीमित रखने के बजाय उसे एक जीवंत और परिणाम देने वाली शक्ति बना सकते हैं। तो चलिए फिर इस पुनर्जागरण के ब्लूप्रिंट को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अगर हम इस पूरे सिस्टम को अपडेट करने की बात कर ही रहे हैं, तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो यही उठता है कि इस पूरे लोकतंत्र रूपी स्मार्टफोन का असली यूजर या मालिक कौन है? जाहिर सी बात है, नागरिक। बिल्कुल, ये व्यवस्था नागरिक के लिए बनी है और यहीं से राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही का विचार सामने आता है। स्रोत में राइट टू रिकॉल यानी जन प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार पर बहुत जोर दिया गया है, जो मुझे थोड़ा साहसिक विचार लगता है। देखिए, साहसिक तो है, पर यह असल में सत्ता के समीकरण को पूरी तरह से पलटने वाला विचार है। अगर आप ध्यान दें तो वर्तमान में हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का डिजाइन कुछ ऐसा है कि नागरिक हर 5 साल में बस एक बार वोट देते हैं। हाँ, वोटिंग वाले दिन हम राजा होते हैं। बिल्कुल, वोटिंग के दिन उन्हें मालिक कहा जाता है, लेकिन अगले ही दिन से ना शक्ति का पूरा संतुलन चुने गए उस प्रतिनिधि के पास चला जाता है। तो सही का। अब मान लीजिए, अगर वो प्रतिनिधि भ्रष्ट हो जाए या जनता से पूरी तरह कट जाए या अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने में एकदम विफल रहे, तो आम लोगों के पास क्या विकल्प है? 5 साल तक चुपचाप इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। और इसे अगर हम कॉर्पोरेट दुनिया या किसी आम नौकरी से जोड़कर देखें ना, तो ये व्यवस्था बहुत ही अजीब लगती है। हाँ, कैसे? मतलब अगर कोई कर्मचारी काम नहीं करता या कंपनी का नुकसान कर रहा है, तो मैनेजमेंट उसे 5 साल तक तो बर्दाश्त नहीं करता ना। अरे बिल्कुल नहीं, उसे तो तुरंत निकाल दिया जाता है। हाँ, उसे तुरंत हटा दिया जाता है। तो राजनीति में ऐसा क्यों नहीं? बस इसी विषमता को दूर करने के लिए इस राइट टू रिकॉल की बात की जाती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मतदाताओं के पास ये कानूनी शक्ति होनी ही चाहिए कि वे किसी अयोग्य या भ्रष्ट प्रतिनिधि को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद से हटा सकें। और इसका जो सबसे बड़ा असर होता है ना, वो मनोवैज्ञानिक होता है।
मतलब ये इस बात को हमेशा के लिए स्थापित कर देगा कि लोकतंत्र में जो अंतिम शक्ति है वो जनता के ही हाथ में है और कुर्सी किसी भी राजनेता की कोई स्थायी जागीर नहीं है। लेकिन देखिए, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या नजर आती है। क्या? भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जहाँ चुनाव वैसे ही इतने जटिल होते हैं, खर्चीले होते हैं और कई बार बहुत ध्रुवीकरण वाले होते हैं, वहाँ क्या ये राइट टू रिकॉल एक स्थायी राजनीतिक अस्थिरता का माहौल नहीं बना देगा? ये सवाल उठना लाजमी है। मतलब हारने वाला पक्ष तो हमेशा जीतने वाले को वापस बुलाने की मुहिम में लगा रहेगा ना? अगर हर समय हम चुनाव ही करवाते रहें तो देश में विकास का काम कब होगा? देखिए, ये जो चिंता है वो बहुत ही स्वाभाविक है और कोई भी नीति निर्माता इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम इस विचार की गहराई में जाएं तो इसे हर दिन इस्तेमाल होने वाले किसी हथियार के रूप में डिजाइन नहीं किया जाता है। अच्छा, तो फिर कैसे? इसे एक इमरजेंसी ब्रेक के रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब इसकी प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं होनी चाहिए कि हर रोज मोहल्ले में चुनाव हो रहे हों। हाँ, वो तो मजाक बन जाएगा। बिल्कुल, लेकिन ये इतनी पारदर्शी जरूर होनी चाहिए कि जो निरंकुशता है उस पर एक ठोस रोक लग सके। क्योंकि वर्तमान में कई नेताओं को ये लगता है कि एक बार चुनाव जीत लिया तो बस अब वो कुछ भी कर सकते हैं। वो इमरजेंसी ब्रेक उस अहंकार को तोड़ता है। एकदम सही। और इसी अस्थिरता के डर को कम करने के लिए ही इसके साथ चुनाव सुधारों को जोड़ना बेहद जरूरी हो जाता है। हाँ, चुनाव सुधार, जहाँ धन बल बनाम जन बल की सबसे बड़ी लड़ाई होती है। क्योंकि देखिए, अगर चुनाव साफ सुथरे होंगे और अच्छे लोग चुनकर आएंगे तो मुझे लगता है उन्हें वापस बुलाने की नौबत ही बहुत कम आएगी। बिल्कुल, आपने एकदम पते की बात कही है। जब तक चुनावों में वो जो बेहिसाब और काला पैसा खर्च होता रहेगा ना, तब तक कोई भी आम या ईमानदार नागरिक चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकता। वो बस एक सपना रह जाएगा। हाँ, राजनीति सिर्फ अमीर लोगों या बाहुबलियों का खेल बनकर रह जाएगी। इसलिए इस दस्तावेज में चुनावी खर्च पर बहुत कठोर और वास्तविक नियंत्रण की बात की गई है। मतलब राजनीतिक चंदे में पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए। जनता को सब पता होना चाहिए। बिल्कुल, जनता को ये जानने का पूरा अधिकार होना चाहिए कि भाई किस उम्मीदवार का क्या आपराधिक रिकॉर्ड है और उसकी संपत्ति का असल स्रोत क्या है। और ये जो जवाबदेही है, ये सिर्फ संसद या विधानसभाओं में बैठे राजनेताओं तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। हाँ, प्रशासन भी तो है। बिल्कुल, एक आम नागरिक का जो सामना है ना, वो रोजमर्रा के जीवन में मंत्रियों से कहीं ज्यादा प्रशासन से होता है। जैसे पुलिस स्टेशन हो गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या तहसील। सही बात है। अगर सरकारी विभाग ही पारदर्शी नहीं है, अगर एक आम आदमी के पास भ्रष्टाचार या वो जो लाल फीताशाही है उसके खिलाफ शिकायत करने का कोई मजबूत तंत्र ही नहीं है, तो उसके लिए लोकतंत्र तो सिर्फ एक खोखला शब्द बनकर रह जाता है। प्रशासन को समयबद्ध और उत्तरदायी होना ही पड़ेगा। और यही वो कड़ी है जो किसी भी नीति को ना जमीनी हकीकत से जोड़ती है। क्योंकि जवाबदेही के बिना कोई भी व्यवस्था अंततः नागरिकों का शोषण ही करती है। तो अगर हम ये मान लें कि चलिए हमने राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही तय कर ली, सिस्टम को पारदर्शी भी बना दिया, तो ये तो सिर्फ पहला कदम हुआ ना। अब हम उस बात पे आते हैं जो एक इंसान के रोजमर्रा के अस्तित्व को मतलब सीधे तौर पे प्रभावित करती है। ये दस्तावेज जीवन के अधिकार की एक नई व्याख्या करता है। जी, ये सिर्फ जीवित रहने और सम्मान के साथ जीने के बीच एक बहुत गहरी रेखा खींचता है। और ये भेद समझना बहुत जरूरी है। देखिए, संविधान जीवन का अधिकार तो देता है, लेकिन क्या केवल सांस लेते रहना ही जीवन है? बिल्कुल नहीं। बिना सम्मान के, बिना किसी आर्थिक सुरक्षा के और बिना स्वास्थ्य के, ऐसा जीवन तो एक तरह से सजा बन जाता है इंसान के लिए। इसी संदर्भ में ना रोजगार को एक मौलिक अधिकार बनाने की दिशा में एक बहुत ही मजबूत तर्क इस स्रोत में सामने आता है। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही आसान सा उदाहरण ले सकते हैं। मतलब मान लीजिए किसी को एक बहुत ही शानदार हाईटेक कार दे दी गई हो, जो एक तरह से हमारे मजबूत लोकतंत्र का प्रतीक है। लेकिन उस कार में पेट्रोल डालना कोई भूल गया हो। अरे, बिना पेट्रोल की कार? वही तो। अब वो इंसान उस कार की स्टीयरिंग पकड़कर बैठा है, उसे पता है कार बेहतरीन है, उसमें म्यूजिक सिस्टम है, एसी है, लेकिन वो जा के ही नहीं सकता। एकदम सही। मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास रोजगार ही नहीं है, उसकी जेब में पैसा नहीं है, तो उसके लिए आजादी या वो जो वोट देने का अधिकार है, उसका व्यवहारिक अर्थ क्या ही रह जाता है। ये उपमा
पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से स्पष्ट कर देती है, क्योंकि भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा की तरह ही सम्मानजनक रोजगार भी जीवन की एक नितांत बुनियादी जरूरत है। और इस विचार के पीछे का तर्क ये है कि राज्य की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो हर सक्षम नागरिक को उसकी योग्यता और बाजार की मांग के अनुसार रोजगार के अवसर दे। लेकिन देखिए, क्या व्यावहारिक रूप से किसी भी सरकार के लिए ये संभव है? मतलब हर एक नागरिक को सरकारी या निजी नौकरी दे पाना? अर्थशास्त्र के नियम तो इसे बहुत ही चुनौतीपूर्ण मानते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही जायज आर्थिक सवाल है। और इसीलिए जब हम रोजगार के अधिकार की बात करते हैं ना, तो उसका मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी बांटना नहीं होता है। तो फिर इसका असल मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि राज्य ऐसी आर्थिक नीतियां बनाए जो रोजगार पैदा करें, बाजार में अवसर हों, और अगर फिर भी राज्य ऐसा करने में विफल रहता है तो उससे नागरिकों के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि बेरोजगारी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है। बिल्कुल, बेरोजगारी सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा थोड़ी है, ये तो एक बहुत ही गहरा मानसिक, सामाजिक और नैतिक संकट है। मतलब सोचिए, जब कोई युवा काम करना चाहता है और उसे काम नहीं मिलता तो वो सिर्फ अपनी आजीविका नहीं खोता, वो समाज में अपना आत्मसम्मान और अपनी उपयोगिता भी खो देता है। सही बात है। और ये आत्मसम्मान तब और भी चकनाचूर हो जाता है जब कोई बीमारी दरवाजे पर दस्तक देती है। हाँ, वो तो सबसे बुरा वक्त होता है। जब हम सम्मान से जीने की बात कर ही रहे हैं तो स्वास्थ्य का मुद्दा सबसे ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। इस विश्लेषण में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को राज्य का प्रथम दायित्व बताया गया है। देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं का जो बाजारीकरण हो गया है ना, वो आज के समय की एक बहुत कड़वी सच्चाई है। आज स्थिति ये है कि कोई एक गंभीर बीमारी किसी भी अच्छे खासे खाते पीते मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार को रातों रात एक भयानक गरीबी के दलदल में धकेल सकती है। मतलब लोगों की जीवन भर की जमा पूंजी कुछ ही दिनों में अस्पताल के बिलों में स्वाहा हो जाती है। और इसे ही हम मेडिकल बैंक्रप्सी कहते हैं। बिल्कुल, ये किसी भी सभ्य समाज और लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। बीमारी के कारण किसी भी इंसान का ऐसा आर्थिक और सामाजिक पतन तो नहीं होना चाहिए ना। एकदम सही। स्वास्थ्य सेवा कोई विलासिता की चीज नहीं है, ये एक बुनियादी मानवाधिकार है। और इसी मानवाधिकार की श्रृंखला में न्याय भी आता है। हाँ, न्यायपालिका। अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो वो कहाँ जाएगा? जाहिर है, अदालतों में जाएगा। लेकिन अगर न्याय की प्रक्रिया इतनी धीमी और इतनी महंगी हो कि एक आम आदमी वहां तक पहुंच ही ना पाए, तो फिर उस व्यवस्था का क्या फायदा? हाँ, अदालतों में तो वर्षों तक बल्कि दशकों तक लंबित पड़े मुकदमे असल में न्याय की पूरी अवधारणा को ही मार देते हैं। बिल्कुल मार देते हैं। आम लोगों में यह धारणा बन जाती है कि न्याय तो सिर्फ अमीरों और रसूखदारों का विशेषाधिकार है। बस वही लोग जो महंगे वकीलों की भारी भरकम फीस चुका सकते हैं। हाँ, सिस्टम को सस्ता, सरल और समयबद्ध बनाना, ये एक तरह से नागरिकों के मन में राज्य के प्रति विश्वास को वापस जिंदा करना है। और देखिए, अगर न्यायपालिका समय पर फैसला नहीं दे सकती ना, तो लोग कानून अपने हाथ में लेने लगते हैं, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए ना सबसे खतरनाक स्थिति होती है। तो चलिए, यहां तक हमने देखा कि बुनियादी जरूरतें, स्वास्थ्य और न्याय की पहुंच कितनी ज्यादा अहम है। बिल्कुल। लेकिन समाज का ढांचा सिर्फ इतने से तो नहीं चलता। देश के संसाधनों, पैसे और अवसरों का बंटवारा किस तरह हो रहा है, ये तय करता है कि वो समाज कितना स्थिर रहेगा। और यहीं पर आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय का विषय बहुत ही गहराई से उभर कर आता है। और मैं कहूंगा कि ये पूरे वैचारिक मंथन का न शायद सबसे जटिल हिस्सा है। कैसे? देखिए, हम अक्सर राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, लेकिन आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र पंगु है। मतलब अगर देश की अधिकांश संपत्ति, जो हमारे संसाधन हैं और उत्पादन के साधन हैं, वो सब कुछ मुट्ठी भर लोगों, घरानों या बस कुछ भौगोलिक केंद्रों में सिमट जाएं, तो आपको वो जो वोट देने का अधिकार है ना, वो भी बेमानी हो जाता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ हो, हाँ, पौधा पनप ही नहीं पाता। क्या बात है, बहुत बढ़िया उदाहरण है। जबकि एक स्वस्थ जंगल में हर तरह के पेड़ पौधों के लिए जगह होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था में भी तो यही होता है ना। अगर सारा धन कुछ ही जगहों पर केंद्रित हो जाए तो बाकी देश सोखने लगता है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत उपमा है ये। और इसी विकेंद्रीकरण को हासिल करने के लिए हमें अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बहुत सख्त जरूरत है। हाँ, वो जो MSMEs होते हैं। एकदम सही। छोटे और मध्यम उद्यम, जिन्हें हम MSME कहते हैं, वे ही किसी भी अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ होते हैं। वे ही सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करते हैं और जो धन है उसे समाज के हर स्तर तक पहुंचाते हैं। आर्थिक अवसर सिर्फ कुछ बड़े महानगरों तक सीमित नहीं रहने चाहिए।
मतलब हर जिले और हर गांव को उत्पादन और आत्मनिर्भरता का एक केंद्र बनना ही चाहिए। और जब हम अवसरों के बंटवारे की बात कर रहे हैं ना, तो समाज में ऐतिहासिक रूप से जो वर्ग पीछे रह गए हैं उनका मुद्दा सामने आना तो बहुत स्वाभाविक है। बिल्कुल। यह दस्तावेज सामाजिक न्याय और आरक्षण की व्यवस्था पर एक बहुत ही कह सकते हैं परिपक्व नजरिया पेश करता है। हाँ, काफी संतुलित विचार है इसमें। यह किसी व्यवस्था को सिरे से खत्म करने की बात नहीं करता, बल्कि उसके समय समय पर मूल्यांकन की बात करता है। देखिए, भारत के जो सामाजिक ताने बाने हैं उसे देखते हुए सामाजिक न्याय के लिए नीतियां और आरक्षण पूरी तरह से आवश्यक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, वो तो है। लेकिन यहाँ जो विचारणीय बिंदु उठाया गया है वो ये है कि कोई भी नीति समय के साथ जड़ या फिक्स नहीं हो जानी चाहिए। दस्तावेज एक बहुत ही गहरा सवाल पूछता है यहाँ पर कि वंचना या जिसे हम डेप्रिवेशन कहते हैं उसे मापने का आधार असल में क्या होना चाहिए। हाँ, ये एक अहम सवाल है। का कोई भी राजनीतिक बयानबाजी तो नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। इसलिए यहाँ एक राष्ट्रीय संवाद की मांग की गई है, मतलब एक ऐसा संवाद जो पूरी तरह से डेटा, तथ्यात्मक अध्ययन और हमारे संवैधानिक मूल्यों पर आधारित हो। नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ऊपर उठने का एक वास्तविक अवसर मिले। हाँ। और इसके साथ ही कोई भी वर्ग खुद को अन्याय का शिकार न महसूस करे। ये एक बहुत ही संवेदनशील संतुलन है जिसे सिर्फ एक स्वस्थ संवाद से ही साधा जा सकता है। और ये संतुलन साधना ही तो एक परिपक्व लोकतंत्र की निशानी है। बिल्कुल। अच्छा, अब तक की चर्चा में हमने राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, न्यायपालिका और सामाजिक न्याय, इन सभी ढांचों को फिक्स करने की बात कर ली। हाँ, लगभग सारा सिस्टम कवर हो गया। लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा है। बताइए। मतलब आप चाहे दुनिया के सबसे बेहतरीन नियम और कानून बना लें, उन्हें लागू तो आखिरकार इंसान ही करेंगे ना? हाँ, बिल्कुल। अगर उन इंसानों की नीयत ही ठीक ना हो तो कोई भी सिस्टम कैसे चलेगा? और यहीं से शुरुआत होती है उस बदलाव की जो शायद दिखने में सबसे धीमा है लेकिन असर में सबसे स्थायी है, और वो है शिक्षा और चरित्र निर्माण। हम अक्सर शिक्षा को ना सिर्फ एक मशीन की तरह देखते हैं जहां से बच्चे डिग्रियां लेकर निकलते हैं और कॉर्पोरेट में नौकरियां ढूंढने लगते हैं। हाँ, एक रैट रेस लगी हुई है। बिल्कुल। लेकिन ये दस्तावेज शिक्षा व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन की वकालत करता है। और इसमें ना शिक्षकों की भूमिका को लेकर जो नजरिया दिया गया है वो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद आया। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। मतलब शिक्षक सिर्फ वो व्यक्ति नहीं है जो किसी विषय की जानकारी रखता हो, वो असल में एक चरित्र निर्माता है। इसलिए इसमें सुझाव ये है कि शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो सिर्फ उनकी मार्कशीट या शैक्षणिक डिग्रियों के आधार पर नहीं होनी चाहिए। एकदम सही। अगर किसी शिक्षक में नेतृत्व की क्षमता ही नहीं है, उसमें सामाजिक सेवा का भाव या विद्यार्थियों के प्रति वो जो सहानुभूति होती है वो नहीं है, तो वो एक बेहतर नागरिक कैसे तैयार करेगा? ये तो एक शिक्षक की पूरी परिभाषा को ही बदल देता है। बिल्कुल। ये उसे सिर्फ एक लेक्चरर की श्रेणी से निकालकर एक लाइफ कोच या जिसे कहें जीवन मार्गदर्शक की जगह पर स्थापित करता है। ये सच में एक बहुत ही ताजगी भरा विचार है। और पता है, इसी के साथ पाठ्यक्रम में भी एक बहुत ही जरूरी संतुलन की बात की गई है। अच्छा? हाँ, मतलब एक और तो देश में समान राष्ट्रीय शिक्षा ढांचा होना चाहिए ताकि शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें कोई अंतर ना रहे। क्वालिटी सेम रहे। बिल्कुल। लेकिन दूसरी ओर पाठ्यक्रम का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से स्थानीय होना चाहिए। ओहो, मतलब ये कि अगर कोई बच्चा किसी तटीय इलाके में जैसे केरल या गोवा में रहता है, हाँ, तो उसे सिर्फ उत्तर भारत की खेती के बारे में रटने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि उसे अपने स्थानीय भूगोल, अपनी संस्कृति, भाषा और वहाँ की कृषि की गहरी समझ होनी चाहिए। एकदम सही। ये शिक्षा को वो जो रट्टा मारने वाली आदत है ना, हाँ, उससे बचाकर वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ता है। और जब शिक्षा बच्चों को उनकी जड़ों से जोड़ती है और उनमें सहानुभूति और नैतिकता भरती है, तभी देश में उस नैतिक नेतृत्व का विकास होता है जिसकी आज हमें सबसे ज्यादा कमी खलती है। सही बात है। कोई भी राष्ट्र ना सिर्फ सख्त कानूनों, संधियों या बड़ी अर्थव्यवस्था से महान नहीं बनता है। तो फिर कैसे बनता है? राष्ट्र महान बनता है अपने नागरिकों के चरित्र से, उनकी ईमानदारी से और उनके सेवा भाव से। फिर चाहे वो राजनीति हो, प्रशासन हो या व्यापार हो, नैतिकता को हमारी राष्ट्रीय नीति का मुख्य आधार बनना ही होगा। तो इस पूरी विस्तृत और गहरी चर्चा को समेटते हुए अगर हमें इस दस्तावेज के सार को समझना हो तो वो क्या होगा?
देखिए, इसका सार उस अंतिम और सबसे बड़े सवाल में छिपा है जो ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने रखता है। सवाल ये है कि क्या हमारा अंतिम लक्ष्य केवल दुनिया की तीसरी या दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनना है? अच्छा। या फिर हमारा लक्ष्य एक ऐसा राष्ट्र बनना है जहां जीडीपी के आंकड़ों से ज्यादा इस बात को अहमियत दी जाए कि हर एक नागरिक सम्मान, सुरक्षा, समान अवसर और न्याय के साथ अपना जीवन जी सके? ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब अर्थव्यवस्था का आकार तब तक बेमानी है जब तक उसका लाभ जमीन पर खड़ा उस आखिरी इंसान तक न पहुंचे। ठीक कहा आपने। और ये तभी संभव है जब हम ये समझें कि हमारा संविधान कोई म्यूजियम में रखी निर्जीव वस्तु नहीं है जिसकी सिर्फ साल में एक बार पूजा की जाए। ये एक जीवित दस्तावेज है। अगर ये संविधान सच में जनता के लिए ना, तो जनता को ही ये साहस दिखाना होगा कि वो इसे समय के अनुकूल बनाने की, इसे अपडेट करने की मांग करे। बिल्कुल। और यहीं पर इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जी। हमने शुरुआत में वो सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम वाली बात की थी ना? हाँ, फोन अपडेट वाली। हाँ, हमने राजनेताओं, कानूनों और अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के सारे तरीके तलाशे। लेकिन अगर संविधान एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो देश के नागरिक उसके यूजर हैं। बिल्कुल है। तो इस सारी बहस के बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये संभव है कि इस पूरे संवैधानिक पुनर्जागरण के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो कोई भ्रष्ट राजनेता, पुराना कानून या कोई बाहरी ताकत नहीं है? तो फिर क्या है? बल्कि एक नागरिक के रूप में लोगों की अपनी खुद की उदासीनता है। मतलब क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि नागरिकों ने अपने अधिकारों को सिर्फ 5 साल में एक बार वो मशीन का बटन दबाने और फिर अगले 5 साल तक बस सोशल मीडिया पर शिकायत करने तक ही सीमित मान लिया है? देखिए, ये एक बहुत ही तीखा लेकिन बेहद जरूरी सवाल है। हाँ। क्योंकि कोई भी सिस्टम अपडेट ना तब तक काम नहीं करता जब तक यूजर खुद उसे इंस्टॉल करने के लिए अपनी सहमति न दे। बिल्कुल सही। जब तक नागरिक खुद उस बदलाव के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक किसी भी तरह का पुनर्जागरण सिर्फ इन किताबों और चर्चाओं में ही रह जाएगा। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या लोग सिर्फ सिस्टम के क्रैश होने का इंतजार कर रहे हैं या वो खुद उस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी दस्तावेज में नहीं मिलेगा, बल्कि समाज के सामूहिक विवेक में छिपा है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल, सोचने के लिए बहुत कुछ है। ऐसी ही नई चर्चा के साथ तब तक के लिए सुनते रहिए और सवाल पूछते रहिए।